नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रुड़की से है, जहां पनियाला गांव के हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। कंटेनर ने ट्रैक्टर बोगी को पीछे से टक्कर मार दी है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक घायल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चालक फरार बताया जा रहा है, वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आपको बता दें कि रुड़की से हादसे की खबर है, जहां कंटेनर ने ट्रैक्टर बोगी को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर एक की मौत हो गई है और एक घायल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चालक मौके से फरार है और पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। गाँव का जी, कहाँ का मामला है? क्या हुआ है? हाईवे का क्या हुआ? एक्सीडेंट, गाड़ी वाले ने पीछे से ट्रैक्टर वाले का टक्कर मार दी। अच्छा, कोई मरा भी? हाँ जी, एक कौन? भगवानपुर के हैं वो ट्रैक्टर वाले। अच्छा, तो मौत हुई? एक मर गया, एक दूसरा घायल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सेंट जोसेफ अकेडमी देहरादून के स्कूल प्रबंधन ने मुलाकात की। इस दौरान आपदा पुनर्निर्माण के कार्यों के लिए स्कूल प्रबंधन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख की धनराशि प्रदान की। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में आगामी 6-7 नवंबर 2025 को हल्द्वानी और पंतनगर में आयोजित होने वाले 25वें राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां समयबद्ध और समन्वित ढंग से पूर्ण की जाए, ताकि राज्य स्थापना दिवस समारोह की गरिमा और भव्यता सुनिश्चित की जा सके। बैठक के दौरान मंत्री ने कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और सफल आयोजन के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए खेल विभाग की ओर से युवाओं को पहले से प्रशिक्षण देने की तैयारियों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार घोषणाएं तो कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारों को अब तक ठोस रोजगार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि 4 साल की नौकरी के बाद अग्निवीरों के भविष्य को लेकर सरकार ने कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई है। बिष्ट ने आरोप लगाया कि एसओपी बनाकर सरकार युवाओं को गुमराह कर रही है, जबकि नौजवान अब पढ़े लिखे हैं और सरकार की नीतियों को अनिश्चितता को समझते हैं। देखिए, खेल विभाग एसओपी कब बनाएगा, आप बताइए ना। लगातार मुख्यमंत्री इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा और जो हमारे अग्निवीर हैं पहले ही जो है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का पूरा खेल रचा गया है। 4 साल की नौकरी के बाद जब वो आएगा और आप कह रहे हैं कि इस विभाग में मिलेगी नियुक्ति, उस विभाग में मिलेगी या प्राइवेट सेक्टर में से मिलेगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। उसके लिए ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है और एसओपी का खेल करके आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। आज नौजवान पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, और जो सरकार की नीतियां हैं वो अनिश्चित हैं, उनका कोई ठोस आधार भी नहीं नज़र आ रहा। न इस प्रकार की कोई नीतियां हैं कि जिससे युवाओं का अपना भविष्य सुरक्षित न नजर आए या स्पष्ट नजर आए। अब अगर सरकार कोई ठोस पहल करती है और कोई ठोस शासनादेश जारी करती है, उसी के बाद लगेगा कि सरकार गंभीरता से युवाओं के बारे में कुछ सोच रही है। बीजेपी की ओर से प्रदेश प्रवक्ताओं की नई सूची जारी किए जाने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा कि बीजेपी का अंदरूनी मामला है कि वे किसे प्रवक्ता बनाए, लेकिन जो वरिष्ठ विधायक मंत्री पद के सपने देख रहे थे उन्हें प्रवक्ता बनाकर लॉलीपॉप दे दिया गया है। बिष्ट ने तंज कसते हुए कहा कि जो नेता कोट पैंट पहनकर कैमरों के सामने बैठ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि कैबिनेट में जगह मिलेगी, मगर अब प्रवक्ता पद से ही उन्हें संतोष करना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मामला है कि वो किसे अपना प्रवक्ता बनाए, किसे ना बनाए, लेकिन
जो वरिष्ठ विधायक अपना कुर्ता पैजामा सिला करके बैठे थे, कोट पैंट सिला करके बैठे थे कि कैबिनेट में उनको जगह मिलेगी, वो भी जो है मंत्री पद के सपने देख रहे थे, तो उनके सपने आधे अधूरे हैं। उनको कैबिनेट का जो सपना था वो तो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उनको पार्टी प्रवक्ता के पद से नवाजा गया, तो अब उसी से उनको संतुष्ट करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। ये बड़ा जो है विचित्र सा फैसला है, क्योंकि जो वरिष्ठ विधायक हैं, लंबे समय से मुख्यमंत्री की ओर से, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की ओर से उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा था, आश्वासन दिया जा रहा था कि उनके भी सपने पूरे होंगे। लेकिन अब अच्छा है, भाजपा ने उनको प्रवक्ता बनाया है, तो वो प्रवक्ता पद से ही। बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि उत्तराखंड एक भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य है, जहां कभी अतिवृष्टि, कभी भूस्खलन और कभी जलभराव जैसे प्राकृतिक आपदाओं से बड़ा नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि प्रकृति को रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन आपदा के दौरान तुरंत राहत और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। खजान दास ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पराली जलाने जैसे मौसमी संकटों के समाधान के भी समय रहते आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आपदा राहत के लिए दी गई धनराशि से राज्य में राहत और पुनर्विकास कार्यों की गति दी जा रही है। देखिए, उत्तराखंड प्रदेश जितने भी हमारे पहाड़ी राज्य हैं, कभी लैंडस्लाइड, कभी अतिवृष्टि के तहत बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, कभी जलभराव हो जाता है। प्रकृति को तो हम रोक नहीं सकते हैं, किंतु जब आपदा आती है तो उसका जिस तरह से जो है काम त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और उसको किस तरह से हम उसको ठीक कर सकें। आज धराली की बात सामने आती है, तो धराली के लिए विशेषकर उस दरमियान भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं कैंप किया था, और अब सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अभी आपदा के तहत कुछ धनराशि उत्तराखंड राज्य को उपलब्ध करवाई, उसी के निमित्त आगे काम होगा। और हमारी प्राथमिकता है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको राहत पहुंचाने का, राहत के साथ साथ उनका पुनर्विकास हो, और भगवान न करे धराली जैसी आपदा पुनः उत्तराखंड में आए। मंगलौर कोतवाली में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कई गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कुल 12 शिकायतें पुलिस को मिली, जिसमें 4 लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं बाकी 2 लोगों को जल्द ही उनकी शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कराने का आश्वासन दिया गया। मंगलौर सीओ विवेक कुमार ने कहा कि थाना दिवस से लोगों को काफी राहत मिल रही है, क्योंकि इस दौरान सभी अधिकारी एक साथ मौके पर मौजूद रहते हैं और सभी मामलों का निवारण करने में सहूलियत रहती है। जैसा कि पहले से सर्वविदित है कि हर माह जो है थाना दिवस का आयोजन किया जाता है, तो आज 25 अक्टूबर 2025 को थाना मंगलौर परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 12 के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो कंप्लेनेंट है वो मौके पर आए। उनमें से 2 में तो तत्काल ही जो उसमें FIR पंजीकृत करने के लिए, और बाकी मामलों में जो जाँच है उसके लिए बताया गया है। और हमेशा की तरह पहले भी मैं कहूँगा कि थाना दिवस जो प्रोग्राम है उसका उद्देश्य ये है कि जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो एक साथ वहाँ पर मौजूद रहें। सभी चौकी इंचार्ज, SSI, SHO, जो सुनवाई है वो उस तरह की हो कि वो मौके पे ही ज़्यादातर का निस्तारण किया जा सके। और रिस्पॉन्स टाइम, जैसे चौकी का मामला है, चौकी भेजा जा रहा है, तो ऐसा ना करके चौकी इंचार्ज भी वहीं पे मौजूद रहें, और जो भी कंप्लेन आई है उसमें अगर संज्ञेय अपराध का मामला है उसमें तत्काल FIR पंजीकृत किया जाए, और अन्य कोई मामला है तो उसमें उसी के अनुसार जो है मेरिट के हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाए। बद्रीनाथ धाम के पास से देश के सीमांत गांव माणा में देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव की रंगारंग आगाज हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर भारत एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल DG मिश्रा और बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने दीप प्रज्वलित कर किया। भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित ये 2 दिवसीय उत्सव देश के प्रथम ग्राम माणा को सीमांत पर्यटन, सांस्कृतिक गौरव और सामुदायिक विकास के एक जीवंत केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास है। महोत्सव में गढ़वाल की समृद्ध परंपराओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें स्थानीय कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, महाविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता, हस्तशिल्प, स्थानीय जड़ी बूटी और जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
कि आज से आप जैसा जानते हैं कि देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 25 और 26 अक्टूबर को यहाँ पे हो रहा है। ये इंडियन आर्मी और टूरिज़्म डिपार्टमेंट की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य है कि रिवर्स माइग्रेशन जो हो रहा है और जो गाँवों की तरफ से लोगों को पीछे की तरफ जा रहे हैं, उनको वापस यहाँ लाने के लिए, टूरिज़्म बढ़ाने के लिए और अपनी संस्कृति को लोगों को दिखाने के लिए ये इसका उद्देश्य है। ये 2 दिन तक इस कार्यक्रम चलेगा, जिस कार्यक्रम में लोकल जितने भी लोग हैं, जितने भी जो कार्यक्रम है, जो लोकल नर्तक हैं, जो लोकल कॉलेजेस हैं, जो लोकल आर्टिसंस हैं, इन सब की जितनी भी वो हैं कलाकारियाँ हैं और जो भी उनके नृत्य हैं और संगीत है, वो सबका यहाँ जो लोकल लोग आए हैं उनको पेश किया जाएगा। पहली बार जो इस देवभूमि में और माणा के प्रथम गांव के सानिध्य में भगवान बद्री विशाल के इस प्रांगण में ये पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है देवभूमि कल्चर फेस्टिवल के नाम से। ये उत्तराखंड के कल्चरों को आगे बढ़ाने के लिए इस देवभूमि में जिस प्रकार से आर्मी के द्वारा इस कार्यक्रम को, सेना के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया, मैं सेना के उन तमाम अधिकारियों का, जवानों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि अगर उस देवभूमि के सांस्कृतिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की बोली भाषा को आगे बढ़ाने के लिए अगर ये कार्य किया जा रहा है और इस सीमांत प्रथम गांव माणा के सानिध्य में और भगवान बद्री विशाल के सानिध्य में, इन सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए और देश से आए हुए सभी तीर्थ यात्रियों का, सनातन धर्मियों का इस उत्तराखंड के संस्कृति से हूर-बूर होने का उनको समय प्राप्त होगा और वो भी आनंदित होंगे। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भालू के हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। थैलीसैंड क्षेत्र के बाद अब पाबो ब्लॉक में भी भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। बीते रोज पाबो ब्लॉक के बनेक गांव के खेतों में घास लेने गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। शुक्रवार को घायल महिला को पाबो चिकित्सालय लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल पौड़ी के लिए रेफर कर दिया गया। घायल महिला के पति बलवीर सिंह भंडारी ने कहा कि उनकी पत्नी अपने खेतों में घास लेने गई थी, तभी झाड़ियों में छिपे भालू ने अचानक उसे हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से उससे भालू के चंगुल से छुड़ाया। ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को किसी तरह सड़क तक लाया गया, जहां 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल पौड़ी के लिए रेफर कर दिया गया है। वही घटना से ग्रामीण क्षेत्र में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। हमारे कल शाम को 4-4:15 बजे करीब घटना घटी। अचानक रीछ का हमला हुआ। गाय लेने गई थी मोड़ने, अचानक ही रीछ ने हमला किया। उसके डर के मारे नीचे गिरी, कुछ चोट आई है। उसके बाद गांव वालों को जैसे ही सूचना मिली, हम भी गए, गांव वाले भी गए, लेने गए तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा रास्ते में लग गया। कुछ 108 भी थोड़ी लेट हो गई। उसके बाद पावो आए, पावो में ट्रीटमेंट किया। उसके बाद उन्होंने हमें रेफ़र किया पौड़ी में। रेफ़र करने के बाद यहाँ के डॉक्टर जो है, डॉक्टर तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने अच्छा इलाज किया। इमरजेंसी में उन्होंने कहा भी है कि जो पावो वाले ने अच्छा ट्रीटमेंट दिया उसको। उसके बाद जंगल विभाग वाले कल आए थे, पावो में भी आए थे, अच्छा वो किया। कल शाम को आए थे, आज सुबह नहीं आए, आना था उनको, अभी तक यहीं तक। ये रीछ है जी, रीछ द्वारा, भालू जैसे कहते हैं, वो रीछ द्वारा हमला हुआ है। बहुत ही ज़्यादा हमला है, 40-50 करीब तो टाँगे आए हुए हैं अंदर बाहर, और गंभीर रूप से बहुत ही घायल है। आवाज़ भी नहीं आ रही है, खाना भी नहीं खा रही है, उठा के पानी पिलाना पड़ रहा है उसको, बहुत परेशानी में है। पाबो से हमारे पे कल रात को आई थी हमारी इमरजेंसी में बियर बाइट का। जो इनकी राइट थाई है उसके अंदर के हिस्से में उसने बाइट किया था, पूरी डीग्लविंग इंजरी थी, मसल तक कटी हुई थी। तो हमने अंदर से लेके लेयर बाय लेयर स्किन तक पूरा सूचर किया है। अभी पेशेंट आईवी एंटीबायोटिक्स पे है, आईवी फ्लूइड्स पे है, ठीक है। और साथ में हमने इनको टेटनस का इम्यूनोग्लोबुलिन और टेटनस का इंजेक्शन चला दिया है। अभी हम 3-4 दिन इनको ऑब्जर्व करेंगे, उसके हिसाब के बाद हम इनको घर भेजा जाएगा। बाद में टाँके 14 दिन बाद कटेंगे। तभी अच्छी है, पेशेंट को धीरे धीरे चलाना शुरू करेंगे अभी, है ना। और बाकी तो पेशेंट बाकी तो देखिए जी, टाँके ऐसे गिनने तो सही नहीं है थे उसमें, क्योंकि उसमें आप मान के चलिए, अगर आप सोचिए मांसपेशी तक कटी हुई थी तो आप मान के चलिए हमें अंदर से सिलते हुए आना पड़ा। तो जो नॉर्मल जो हमारा टाँका होता है, अंदर ही अंदर में मेरे 2 या 3 टाँके तो पूरे यूज़ हुए हैं। उसके ऊपर बाहर जो स्किन पे लगा है वो एक टाँका यूज़ हुआ है। तो मैं ऐसे आपको नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, ऑब्वियसली बात है, मगर हाँ ये है कि अंदर से सिलते हुए आए तो काफ़ी सारे टाँके लगे गए।
सुबह भी देखने गया हूँ मैं, आप मेरे सामने चाहे परिवार को ले आइए, मैं अभी देख के आ चुका हूँ, सुबह के राउंड में जा चुका हूँ मैं, है ना। मुझे पता नहीं आपने किससे बात करी है, मगर मैं सुबह ऑलरेडी राउंड लिख चुका हूँ जी, ठीक है। अभी बिल्कुल ठीक है, अपने हिसाब से खा पी रही हैं, ठीक है। उनको खाने पीने की हमने कोई रोक टोक नहीं रखी हुई है ना। बाकी अभी धीरे धीरे उनको चलाना शुरू करेंगे। थोड़े अम्मा जी की उम्र ज़्यादा है, तो ज़्यादा उम्रदार लोगों को चलाने में थोड़ी दिक्कत आती है हमको, मगर वो बिल्कुल सही है उनका घाव। जब से उत्तराखंड में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का काम शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक कई शहरों में लगातार विवाद हो रहा है। इस बार पौड़ी के कोटद्वार में लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर लगाने का दबाव लगातार जारी है। लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया। ऊर्जा निगम सरकार का पुतला भी इस दौरान फूंका गया। आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध लगातार बढ़ रहा है। बिजली के बिल में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। भारी आर्थिक बोझ इस दौरान लोगों पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि बिजली विभाग के खिलाफ लगातार लोगों का गुस्सा फूट रहा है। पौड़ी के कोटद्वार में लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर बिजली लगाने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है। लगातार पौड़ी के कोटद्वार में लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में जब से स्मार्ट मीटर बिजली लगाने का काम शुरू हुआ है, ऐसे में विरोध प्रदर्शन भी जारी है। पौड़ी के कोटद्वार में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ जनता का विरोध लगातार जारी है। निवासियों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से उनके बिजली के बिल कई गुना बढ़ गए हैं, जिससे उन पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और एडवोकेट महेश नेगी ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। जनता के हितों को नहीं देख रही है और ये जनता को ठगने में लगी हुई है, जनता को खून चूसने में लगी हुई है। हम इस सरकार की घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ये जो स्मार्ट मीटर आपने लगाए हैं इनको तुरंत उतारें और किसी के घर में भी जो मीटर अपना लगाएं और जो जहाँ जहाँ मीटर लगे इनको तुरंत आज ही उखाड़ करके ले जाए। अगर आप इसको नहीं उखाड़ेंगे तो जनता जो है आपके खिलाफ आंदोलन करके आपको गद्दी से उतारने का काम करेगी और 2027 में आप सत्ताविहीन हो जाओगे। आरोप है कि पुराने मीटर सही से काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें जबरदस्ती हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए दबाव बना रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर मीटर नहीं लगवाए गए तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए, जनता का शोषण तो ये सरकार लगातार करती चली आ रही है और स्मार्ट मीटर लगाकर जनता का इस तरह से शोषण किया है कि जनता बेहाल हो रही है और हम चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर तुरंत हटे। अगर सरकार के द्वारा या विद्युत विभाग के द्वारा मीटर नहीं हटाए जाते हैं तो जनता अपने हाथों से हटाने के लिए मजबूर होगी और अपने पुराने मीटर के बहाल करने की मांग करेगी और हम इन मीटरों को हटाकर अपने मीटर खरीद कर लगाएंगे। कोटद्वार के लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया है, जिसमें विद्युत कार्यालय पर धरना देना भी शामिल है। खबरों के अनुसार लोगों ने 25 अक्टूबर को ऊर्जा निगम और सरकार का पुतला फूंका, क्योंकि उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बिल्कुल 37 दिन हो गए धरना प्रदर्शन के लिए। स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन आम जनता का चल रहा है यहाँ पे, और हम लोग भी हमेशा उन लोग के साथ खड़े रहते हैं। स्मार्ट मीटर के इसमें जनता बहुत ज्यादा पीड़ित है, 5 गुना बिल आ रहे हैं इसमें। तो हम यही चाहते हैं सरकार को कि ये जो स्मार्ट मीटर है ये आप तुरंत इसको हटाइए और जितने भी स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं वो लोग भी बहुत परेशान है, तो जो पुराने मीटर हैं उनको आप दोबारा से लागू कीजिए और ये स्मार्ट मीटर को आप लोग को हटाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा गरीब जनता ज्यादा पीड़ित है, जो सक्षम है वो लोग भी परेशान है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये नहीं लगने चाहिए थे और लोगों को डरा धमका कर बाहर के ठेकेदारों ने जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा दिया। अब लोगों को होश आ रहा है, पहले जागरूकता नहीं थी। हम लोग तो फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और अब घर घर हस्ताक्षर अभियान भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। प्रत्येक वार्ड में जाकर हम अपनी कोटद्वार की जनता को बता रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये स्मार्ट मीटर, कोई भी बाहरी ठेकेदार आ रहा है तो आप बिल्कुल उनको भगाइए, यहाँ से अपने घर से भगाइए और स्मार्ट मीटर ना लगने दीजिए। हम बार बार जनता को ये जागरूक कर रहे हैं, वो आपको डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है।
और जितने भी घरों में अब स्मार्ट मीटर लगे हैं, अभियान उसके लिए है कि वो स्मार्ट मीटर हटने चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत गरीब जनता हमारी उत्तराखंड की नहीं है सक्षम देने के लिए 5 गुना ज्यादा बिल। तो हम यही चाहते हैं जितने स्मार्ट मीटर लगे वो सब भी निकालने, नहीं तो हम चेतावनी दे रहे हैं कि हम घर घर जाकर उन स्मार्ट मीटरों को निकाल के फेंकेंगे। कोटद्वार के अलावा उत्तराखंड के अन्य हिस्सों जैसे देहरादून और हरिद्वार में भी स्मार्ट मीटरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। लोगों की मांग है कि पुराने मीटरों को वापस लगाया जाए और जब तक स्मार्ट मीटर नहीं हटाए जाते तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित लोगों में भारी आक्रोश है। देहरादून के विकास नगर में लोगों ने धरना दिया और मांगों पर जल्द चर्चा करने का आंदोलन की साथ ही चेतावनी दी। इस रिपोर्ट में देखिए। लखवाड़ बांध परियोजना उत्तराखंड में यमुना नदी पर एक बहुउद्देश्य परियोजना है, जिसका उद्देश्य सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन करना है। लेकिन परियोजना को लेकर विवाद हो रहा है। यमुना नदी पर बन रहे 300 मेगावाट क्षमता वाले लखवाड़ बांध को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। सूत्री मांगे हैं, हमने ज्ञापन भी दे दिया है अभी डीजीएम साहब को। और ये जो पिछड़ा क्षेत्र है हमारा ओबीसी और एसटी, एससी, यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं। 3 सालों से यहाँ अनलीगल काम चल रहा है, यानी कि अभी भूमि अधिग्रहण नहीं हुई है काश्तकारों की, और एल&टी कंपनी मजे से काम कर रहे हैं और बाहर के मजदूरों को ला रहे हैं। हमारा 1% भी आदमी यहाँ मजदूरी पे नहीं है। तो ये सारी मिली भगत जो है जल विद्युत निगम जो कार्यदायी संस्था है और कंपनी की है, कुछ हमारे क्षेत्र के लोग भी होंगे। तो आज बहुत आक्रोश में हमारा युवा वर्ग, क्षेत्र के बेरोजगार लोग जिनकी भूमि जा रही है, वो सारे लोग बहुत पीड़ित है कि हमारे घर में परियोजना, बहुत बड़ी परियोजना का काम चल रहा है और 1% भी हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। बांध परियोजना से प्रभावित किसानों ने अपनी जायज मांगों को लेकर डैम साइट पर धरना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि उन्हें अब तक परिसंपत्तियों का उचित मुआवजा नहीं मिला है और स्थानीय युवाओं को बांध निर्माण में रोजगार भी नहीं दिया गया है। लखवाड़ बांध साइट पर बैठे ये ग्रामीण अब अपनी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें तो जो शासन प्रशासन है और हमारी यूजीवीएनएल जो कंपनी है या हमारी जो क्षेत्र की यूजीवीएनएल है, उसकी सबसे बड़ी लापरवाही है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपसे वार्ता आपने सुनी भी है कि जो नई अधिग्रहण करी गई, पुरानी करी गई, जो भी आप दोबारा से इसका सर्वे कर रहे हैं, उसका एक तो कोई किसी क्षेत्र वासियों से डिस्कस नहीं किया गया कि भाई किसकी कितनी ज़मीन जा रही है। दूसरा, रोजगार की बात है। रोजगार जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे कि हमारा रोजगार कितने % जो अस्थायी है, भाई जो कंपनी काम कर रही है वो कितने % पे हमारे को आपने रखा। आप 70 पे रख रहे हो, 80 पे रख रहे हो, 10 पे रख रहे हो, 5 पे रख रहे हो, उसका जियो आपने अभी तक जारी नहीं किया कंपनी को। एग्रीमेंट में बोलते हैं, एग्रीमेंट हमें कौन दिखाएगा? भाई आप कंपनी ने जिसको टेंडर प्रोवाइड किया है सिंगल कंपनी को, तो आप उनसे लो ना, उनको दो, जियो की कॉपी हमें भी दो, उनको भी दो, उनसे भी हम अस्थायी काम लेंगे। जो अस्थायी रोजगार है, भाई अस्थायी रोजगार में तो अस्थायी देना पड़ेगा। पुरानी वैकेंसी को कह रहे हैं कि ठीक है वो हमने फ्रीज थी उसे अनफ्रीज करा दी। 40 वैकेंसी से क्या होगा? 300 मेगावाट की परियोजना बन रही है, ड्रीम प्रोजेक्ट है उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार का। भाई टिहरी में भी बना, वहाँ आज भी आरक्षण है। जो भी भर्ती आती है, जो जिस लेवल की आती है वहाँ आरक्षण है। हमें क्यों नहीं दी जा रही? हमारे बच्चे क्या करेंगे? प्रभावितों का आरोप है कि प्रशासन और निर्माणदायी कंपनी उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रही है। कई बार ज्ञापन देने के बावजूद अब तक उनकी मांगों पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो धरना अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। और भी हमारी कई मांगे हैं, अब विस्तार से कुछ लोगों ने बताई भी। मैं संक्षिप्त में कहूँगा कि अगर कल तक शासन स्तर से, जिला स्तर से और कंपनी का कोई सक्षम व्यक्ति आता है तो हम वार्ता के लिए भी तैयार है, समाधान भी हो सकता है। नहीं तो अनिश्चितकालीन जो है ये चक्काजाम रहेगा। आज हमने कार्य बंद नहीं करवाए,
कल हमारा प्रोग्राम है 12-1 बजे तक। अगर कोई आता है सक्षम अधिकारी, वार्ता होती है तो कोई समाधान निकल सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।